तो अपना चालुक्य वंश कितने भागों में बांटे हैं इसको? 3। एक कहां के चालुक्य? बादामी, या इसको वातापी भी कहते हैं। के चालुक्य। दूसरा वेंगी के चालुक्य। और तीसरा कल्याणी के चालुक्य। तो ये 3 वंश है। इनका संबंध पलुओं के साथ अपन ने पढ़ा था, पुलकेशियन प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय। इनका संबंध चोलों के साथ पढ़ा था, जैसे कुलोतुंग वेंगी के चालुक्य वंश का राजा था। वैसे राजेंद्र प्रथम की पुत्री का पुत्र था, लेकिन वेंगी के चालुक्य वंश का। और तीसरा कल्याणी के चालुक्य। यह हमने सोमेश्वर वगैरह को पढ़ा था ना, सोमेश्वर को। तो आप लोग इनके यदि क्षेत्र देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस इलाके में ये थे। ये पहली अवस्था का मैप है। इसमें मैप तो गायब हो गया। बताओ, दिखाते हैं मैप और बताते हैं कुछ और। कोई ना, अपन तो इसको ले लेते हैं। ये साफ नहीं है। ये भी साफ नहीं है। इसमें भी कुछ और दिखा रखा है। ये रहा। तो दक्षिण भारत में यहां पल्लव है, कांचीपुरम राजधानी है। एकदम तमिलनाडु में मद्रास के आसपास कांचीपुरम पल्लव। पल्लवों के साथ ये चालुक्य हैं। ये बादामी या वातापी। तो बादामी यहां पर है और वेंगी यहां पर। ठीक है, मैंने आपको एक दिन पहले भी मैप बना के बताया था। तो वेंगी और बादामी की चालुक्य एक ही है। पुलकेशिन दूसरा जो था, पुलकेशिन द्वितीय, उसका छोटा भाई था, उसको उसने वेंगी सौंप दी थी। उसी ने, विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। इस प्रकार से आप यदि मोटा मोटा देखेंगे तो ये केरल है, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है। तो कर्नाटक के क्षेत्र में बादामी के चालुक्य विकसित हुए, बादामी वातापी भी कहते हैं। और ये वेंगी जो है, ये आप मोटा मोटी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सीमा के क्षेत्र में मान सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनके पास में ये उड़ीसा है, याद रखें। यहाँ पर उड़ीसा बोले तो कलिंग, कलिंग यानी उड़ीसा, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको इसमें बता देता हूं। पहले आप एक लिस्ट बना लो चाहो तो, तीनों की। इसका संस्थापक कौन है? पुलकेशियन प्रथम। संस्थापक पुलकेशियन प्रथम।
और वेंगी के चालुक्य इसमें शक्तिशाली शासक कौन? पुलकेशियन द्वितीय। सेकंड, यहां पुलकेशियन सेकंड ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का प्रभारी बनाया। विष्णुवर्धन ही वेंगी में चालुक्य वंश का संस्थापक था। तो यहां उसका भाई विष्णुवर्धन, पुलकेशिन प्रथम। हाँ, उतार दो। कल्याणी के चालुक्य में सबसे शक्तिशाली है तैलप, या सॉरी पहले संस्थापक तैलप, सेकंड ये संस्थापक है। लिख दिया क्या?
लिख दिया? ओके। तो मैं सबसे पहले कौन सा ले लूं? इनको लेने की जरूरत ही नहीं है, इनका तो खेल यहीं खत्म है, क्योंकि ये कभी स्वतंत्र रहे ही नहीं। पहले इनके अधीन रहे, फिर चोलों के अधीन रहे। तो इनका खेल जो है वो बस याद रखना है कि संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन, खेल खत्म। पढ़ना ही इनको और उनको है। तो सबसे पहले अपन बादामी या वातापी के चालुक्यों की शाखा की बात कर लेते हैं, फिर कल्याणी की चालुक्य। बहुत ज्यादा नहीं है और लगभग लगभग आपको समझ में आया हुआ भी रहेगा। तो सबने लिख दिया? मैं हटा दूं स्लाइड? तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दें, बादामी या वातापी के चालुक्य। कुछ लोगों की सन जो है ना नहीं है, उनके बारे में आप दिमाग मत लगाना, कहीं गाइडों में से सन तलाश लो। जैसे पुलकेशिन प्रथम का कोई पता नहीं है कब का था, बस था कभी ना कभी का। इसलिए आप लोगों ने ये भी देख लिया कि सन आते भी नहीं है हिस्ट्री में। हम लोग जो है वो बेमतलब में रट्टे मारते हैं। पुलकेशिन प्रथम, क्या क्या खास बात है इसकी? संस्थापक है, इसने अश्वमेघ एवं वाजपेयी यज्ञ किए। कन्नड़ क्षेत्र को जीता। बस पुलकेशिन प्रथम खत्म। दोबारा से सुन लेंगे। लंबे समय से जो वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ नहीं किए जा रहे थे, ये इसने शुरू किए। ये बात पहले भी पता लग गई आपको कि पुलकेशिन प्रथम संस्थापक कर्नाटक में ये थे, कन्नड़ क्षेत्र में राज्य जीता। लिख दिया क्या? दोबारा से सुन लो एक बार, ये आपके भाई बंधु हैं, जानना जरूरी है। बादामी या वातापी की चालुक्य का संस्थापक कौन है? पहले भी ये बात हो गई, मैंने ये बात यहां भी बता दी। पुलकेशिन प्रथम संस्थापक है, वही बात रिपीट की है, कोई नई बात आई नहीं। जब ये जीत हासिल करेगा कर्नाटक, मैंने तुम्हें राजधानी अभी बताई थी इनकी, बादामी कर्नाटक में, तो कर्नाटक को जीता जब भी तो राजधानी बनाई ना, जीत लिया। और जीतने के बाद राजा क्या करते हैं? अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी करते हैं। कुछ भी रटने लायक नहीं है, सब अंडरस्टूड है। इसके बाद में इसका अधीनस्थ या इसका पौत्र शासक बना था, नाम था कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन ने ये जो बादामी है उसको बहुत सुंदर नगर के रूप में बसाया था, अर्थात कई मंदिर बनवाए, कई महल बनवाए। तो इसने बादामी, जिसे कि हम वातापी कहते हैं, का विकास किया। बस खत्म ये भी। इसके बाद शासक है पुलकेशियन द्वितीय। इसका सन है क्योंकि अभिलेखों में इसका उल्लेख है।
इसका टाइमिंग 609 से लेकर 642 तक का। ज्यादा राजा है नहीं, झंझट नहीं है, बहुत कम है। एक दो बार के रिवीजन में मैं तुम्हें तैयार करा दूंगा। पुलकेशियन खास है इसमें, फिर 2 राजा और हैं, ये खेल खत्म। और कल्याणी में तो है ही टोटली 2 या 3 बस। तो पुलकेशियन सेकंड के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ बातें हैं। एक्चुअली इसका संबंध उत्तर से भी रहा और दक्षिण से भी रहा। इस पुलकेशिन सेकंड के बारे में यदि हम बात करें तो आपको दोनों तरह के रिलेशन दिखाई देते हैं। कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ मैं बता दूंगा। जैसे उत्तरी भारत में एक बहुत बढ़िया शक्तिशाली राजा है जिसका नाम है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है वो भी एक विजेता है, इसलिए उसने हर्षवर्धन जो कनौज को राजधानी बनाया था, जिसने हरियाणा में कनौज, थानेश्वर, पहले थानेश्वर और फिर यूपी का कनौज। तो हरियाणा में पहले इसकी राजधानी थी थानेश्वर। इसके साथ भी बड़ी घटनाएं घटित हुई। शुरू में हर्षवर्धन का परिवार बड़ा खुशहाल था। बड़ा भाई था राज्यवर्धन, बड़ी बहन थी राजेश्री और पिता प्रभाकर, माता। बड़ा एक सुकून भरा इनका परिवार और आपसी प्रेम का एक अच्छा उदाहरण। हर्ष ने कहा था कि मेरी रुचि धर्म में है, मैं राजकाज नहीं करना चाहता। लेकिन लोग जो सोचते हैं वो करनी नहीं देते। हंसते खेलते इस परिवार पर अटैक हो गया। बंगाल का शासक था शशांक, उसने कनौज, जहां हर्ष की बहन राजेश्री का विवाह हुआ था, उसे कनौज को जीत लिया। कुछ उत्तरवर्ती गुप्त थे, उन्होंने उसका साथ दिया। इन्होंने इस कनौज को जीत लिया और कनौज को न सिर्फ जीतकर कनौज के राजा यानी हर्ष के जीजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और उसकी बहन जो थी उसे भी ले गए। बड़ा भाई राज्यवर्धन और उसी समय पिता की मृत्यु हो गई थी, प्रभाकर वर्धन की, हर्ष के पिता की मृत्यु भी हो गई थी। तो एक साथ संकट आया, पिता की मृत्यु, बहन का घर बर्बाद, बहन को भी ले गए। बड़ा भाई जो था राज्यवर्धन, वो शासक बना था, वो सेना के साथ चला, शशांक वगैरह को हराया, कनौज को जीता। लेकिन शशांक जो बड़ा चालाक था, उसने राज्यवर्धन को, इसके बड़े भाई को कहा कि गलती होगी, माफी दे दे, ये तुम्हारी बहन ले लो और साथ में बंगाल भी हम तुम्हारे अधीन कर देंगे। और हाँ, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तुम्हारा ब्याह भी उसके साथ करवा देता हूं, आप बंगाल चलिए। बंगाल ले गया और हर्ष का बड़ा भाई राज्यवर्धन ब्याह के लालच में चला गया और वहां जाने के बाद रात को जहर दे दिया उसको, वो भी खत्म, यानी पूरा परिवार खत्म। तब हर्ष को आग जलाकर कसम खानी पड़ी कि जब तक इस धरती से उपद्रवी राजाओं का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपने आप को मैं इस जिंदा आग के हवाले कर दूंगा। कसम खा ली, सैनिक तैयार किए और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सारा उत्तरी भारत जो था सारा जीत लिया, किसी को नहीं छोड़ा, सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया, पूरा उत्तरी भारत। उसका साम्राज्य, उसकी जीत समुद्रगुप्त की जीत याद दिलाती। उसने जो शशांक की कैद में थी, उसकी बहन जो कैद को छोड़ करके निकल चुकी थी, मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से उस समय उसका पता लगा जब उसकी बहन ने चिता में अपने आप को जलाना शुरू कर दिया था। तेजी से आगे आया, बहन को बचाया
और फिर बहन को ही कन्नौज का शासक, थानेश्वर का शासक बनाया। लेकिन बहन ने कहा कि भाई मैं शासन नहीं करना चाहती। तब संयुक्त रूप से उसने कहा कि मेरी इच्छा भी नहीं है राज करने की। तो संयुक्त रूप से राजा बने बहन और भाई, दोनों राजगद्दी पर बैठा करते थे। लेकिन हर्ष ने शपथ ले रखी थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसने किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी उसके सामने जो भी आया हार गया। उसने नर्मदा नदी पार की, और इसके बाद में उसमें दक्षिण में वातापी, यहां वातापी का राजा था पुलकेशिन। तो मैं पुलकेशिन की बात ही बताने जा रहा हूं आपको। तो पुलकेशिन सेकंड, इसका और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ। ये युद्ध नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में हुआ। इस युद्ध में हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड को नहीं हरा पाया। हालांकि ये बात भी नहीं कि पुलकेशिन सेकंड की जीत हुई, लेकिन हर्षवर्धन नहीं हरा पाया। इस प्रकार से ताप्ती नदी जो थी वो हर्ष की साम्राज्य की, और ताप्ती नदी के नीचे पुलकेशिन सेकंड का साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन कुछ भी हो, पुलकेशिन सेकंड ने उस व्यक्ति का सामना किया था जो भारत की बहुत ही बड़ी पावर थी, बहुत ताकत थी, हर्षवर्धन। इसके बाद पुलकेशिन ने दक्षिण की ओर देखा, और मैंने बताया था कि यहां तमिलनाडु के जो पल्लव राजा थे, पल्लव राजाओं का बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक ये पल्लव थे यहाँ। और पल्लवों की राजधानी कौन सी? कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में राजा था महेंद्र वर्मन। उसने आक्रमण किया और कांचीपुरम को हरा दिया। महेंद्र वर्मन पराजित हुआ, घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद उसने पल्लवों से ये क्षेत्र ले लिया, ये वाला क्षेत्र ले लिया, और ये अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। और इसकी राजधानी विष्णुवर्धन ने किसको बनाया? तो पुलकेशिन सेकंड का छोटा भाई नाम क्या? विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन को वेंगी सौंप दी कि भाई तू यहां से प्रशासन कर ले। तो विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्य वंश की नींव डाली। इस प्रकार से एक तरह से देखा जाए तो पुलकेशिन सेकंड उत्तर भारत का भी विजेता था और दक्षिण भारत का भी विजेता था। लेकिन ये जीत उसको बहुत भारी पड़ी, क्योंकि महेंद्र वर्मन का बेटा कौन? नरसिंह वर्मन। उसने बहुत बुरा बदला लिया था, आप लोग पढ़ चुके हैं। नरसिंह वर्मन, उसने इस पुलकेशिन सेकंड को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हराया, और तीसरी बार तो उसके पीठ पर ठोक दिया था निशान विजय का, और उसने वातापी को तहस नहस कर दिया था। वातापी कौंड की उपाधि ली, वातापी के मंदिरों में अपने अभिलेख लिखवाया। तो इस प्रकार से कमजोर पड़ गया था नरसिंह वर्मन के समय वातापी, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। तो इनके वातापी का संघर्ष लंबे समय तक जो चला वो किसके साथ चला? पल्लवों के साथ चला। ठीक है, अब ये बात की जानकारी हमें कहां से लगती है कि हर्ष को हराया था? एहोल अभिलेख में एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख, भारत के प्रसिद्ध अभिलेखों में से ये एक अभिलेख है। यानी जो भारत की यदि 5 प्रसिद्ध अभिलेखों की बात करोगे तो उसमें एहोल अभिलेख भी शामिल होगा। एहोल दोस्तों कर्नाटक में है, और एहोल नगर आज भी है, जिसे आज भी मंदिरों का नगर कहा जाता है। इतने मंदिर बनवाए थे इन्होंने, पुलकेशिन यहाँ पर, चालुक्य ने यहाँ पर, तो मंदिरों का नगर। जैसे राजस्थान में झालरापाटन घंटियों का शहर, जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, तो वैसे ही ये मंदिरों का नगर एहोल। यहां पर एक लेखक जिसका नाम था जैन रवि कीर्ति, इस जैन रवि कीर्ति ने ये लेख लिखा था, और इसी लेख में उसने बताया कि उत्तरापथ का स्वामी हर्ष आक्रमण टीडी दल की तरह सेना लेकर के आया था, लेकिन मेरे मालिक पुलकेशिन सेकंड ने उसे नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच पराजित कर दिया।
इसका मतलब ये लेख लिखवाने वाला किसका सामंत था? पुलकेशिन सेकंड का लेखक था जैन रवि कीर्ति। तो इसने एहोल अभिलेख लिखवाया। एक अजंता की गुफा में, अजंता की जो गुफा है दोस्तों, उस गुफा में इस पुलकेशिन सेकंड को फारस का जो, ईरान का जो राजा है शाह का राजदूत आया था, और उस राजदूत का स्वागत करते हुए एक चित्र चित्रित कहां पर है? अजंता की गुफा, अजंता की गुफा में। तो ये कुछ जानकारी है जो किसके बारे में है? पुलकेशिन सेकंड के बारे में। ठीक है, मैं लिखवाऊं बोल बोल के, या मैं लिखूं आप लिखोगे? बोल के लिखवा दूं? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिखेंगे आप लोग। सर्वशक्तिशाली चालुक्य शासक, सर्वशक्तिशाली चालुक्य शासक, शासक शासक था, शासक था जिसने नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य, जिसने नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य उत्तरी भारत के सम्राट हर्षवर्धन, उत्तरी भारत के सम्राट हर्षवर्धन हर्षवर्धन को पराजित किया। को पराजित किया। इसकी जानकारी एहोल अभिलेख में है। इसकी जानकारी एहोल अभिलेख में है। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। मंदिरों का नगर कहा जाता है। एहोल अभिलेख का, एहोल अभिलेख की रचना एहोल अभिलेख की रचना जैन रवि कीर्ति ने की। जैन रवि कीर्ति ने की। इसमें इसमें कालिदास, कालिदास एवं भारवी भारवी के समान रवि कीर्ति ने स्वयं को विद्वान बताया। एहोल अभिलेख में, एहोल अभिलेख में एहोल अभिलेख में चालुक्यों का इतिहास, एहोल अभिलेख में चालुक्यों का इतिहास
प्राप्त होता है। चालुक्यों का इतिहास प्राप्त होता है। तो मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि कालिदास का किस अभिलेख में नाम मिलता है। जब मैं गुप्तकाल पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि एहोल अभिलेख एकमात्र अभिलेख जिसमें कालिदास का नाम भी मिलता है। तो एहोल अभिलेख जिसमें कालिदास का नाम है आपको मैंने लिखवा दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव शासक पुलकेशियन सेकंड ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर पुलकेशियन सेकंड ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया और उत्तरी पल्लव राज्य अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। विष्णुवर्धन ने वेंगी को राजधानी बनाया। विष्णुवर्धन ने वेंगी को राजधानी बनाया। ओके, आगे लिखेंगे। महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने पुलकेशियन को पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि ली। वातापी कोंड की उपाधि ली। पुलकेशियन मारा गया। ओके, इसमें आधा इतिहास तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। जैसे नरसिंह वर्मन का आक्रमण, महेंद्र वर्मन को जीते जाना, नरसिंह वर्मन का वातापी कोंड 3 बार अटैक करना, तो कहानी वही है। एक बार पल्लव काल में आपको थोड़ी सी समस्या आई थी, लेकिन अब चीजें वही रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है। ओके, इसके बाद जो पुलकेशिन सेकंड है, इसके बाद ये कमजोर पड़ गए और इनके बाद में कुछ छोटे छोटे मोटे मोटे कोई राजा हुए। लेकिन हाँ, एक राजा जो था विजयादित्य, वो फिर शक्तिशाली राजा बना। तो पुलकेशिन सेकंड के बाद फिर से शक्तिशाली राजा कोई बना, तो उसका नाम था विजयादित्य। इसका समय 696 से 733 तक। इसके बीच में करीब करीब 8-9 राजा आकर के चले गए, छोटे छोटे। तो इसलिए अपनी को इनकी बात नहीं करनी।
अपने को खास बात करनी है विजयादित्य की। और विजयादित्य ने एक उपाधि ली है, एक काम किया, कुछ खास इसके पास भी नहीं है। इसने एक उपाधि ले ली, समस्त भुवनाश्रय। भुवन का मतलब विद्वान, विद्वानों का आश्रयदाता। इसने कर्नाटक में जो पट्टडक्कल है, पट्टडक्कल के मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण करवाया। तो किस मंदिरों का निर्माण करवाया इसने? पट्टडक्कल के मंदिरों का निर्माण। समस्त भुवनाश्रय इसकी उपाधि है। किसकी उपाधि है? विजयादित्य की। ठीक है। और पट्टडक्कल एक शहर है दोस्तों, आपको तो उच्चारण में भी दिक्कत हो रही होगी, पट्टडक्कल, लेकिन ये एक शहर है पट्टडक्कल कर्नाटक का, जहां बहुत सारे मंदिर बनाए गए। और ये मंदिर आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये मंदिर बेसर शैली के, ना नागर के ना द्रविड़ के, बीच वाली बेसर शैली। तो पट्टडक्कल के मंदिरों का निर्माण इसने करवाया। ओके, फिर दोस्तों अगला शासक है जो लास्ट मान लीजिए आप, नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य समय 734 से 745 तक। इसके बीच में भी दो नमूने आकर चले गए, हमें उनको याद नहीं रखना, छोटे छोटे दो राजा। हाँ, तो दो आकर के चले गए। तो विक्रमादित्य, उपलब्धि विक्रमादित्य के पास भी कुछ भी नहीं है, बस एक है कि पल्लवों पर आक्रमण किया था इसने। और मैंने आपको लिखाया भी था पल्लवों में, नंदीवर्मन दिखाना। नहीं लिखाया? परमेश्वर के समय हाँ, चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने कांचीपुरम पर आक्रमण किया, बिल्कुल, वेरी गुड। तो विक्रमादित्य, एक तो इसके आगे सेकंड डाल देना, इसने पल्लवों को पराजित किया, बस इतना सा लिख देना। हालांकि पहले आ चुका है। ये लो साहब, मैन पल्लव वो सॉरी चालुक्य जो थे वातापी के, वो समाप्त हो चुके हैं। इस समय हुआ क्या कि इन्हीं के बगल में अर्थात जो ये वातापी थी, वहां पर एक नया वंश उदित हो गया। यहां पर एक नया वंश उदित हो गया। यहां जो वंश था तो इनकी राजधानी वातापी के ठीक पास में यहां पर एक नया वंश उदित हो गया, नया राजवंश, और उसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। तो नए लोग विकसित हो गए, क्या नाम था उनका? राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट महाशक्तिशाली थे, शक्तिशाली नहीं थे, महाशक्तिशाली थे। महाराष्ट्र के इलाके में राष्ट्रकूट, जिन्हें बाद में मराठा नाम से हम जानेंगे,
तो ये विकसित हो गए। और ये राष्ट्रकूट इतने शक्तिशाली थे, कितनी थे कि मैंने बताया कि इन्होंने न सिर्फ दक्षिण को जीता बल्कि उत्तरी भारत को भी जीता। आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपने को पढ़ना नहीं है। तो राष्ट्रकूटों ने उत्तरी भारत को भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार जीता। राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार जब भी आए बहुत घमासान युद्ध में आ रहा है। इधर पाल वंश था और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार थे। तो आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहारों का, और राजधानी भारत की मुख्य मानी जाती थी कनौज, क्योंकि हर्ष ने कनौज को राजधानी बनाया था। तब से कनौज, जिसका कनौज पर नियंत्रण होता था, जैसे आज दिल्ली, पहले राजधानी थी कनौज, तो जिसका कनौज पर नियंत्रण भारत पर नियंत्रण माना जाता था। इसलिए शुरुआत करते थे पाल कनौज को जीतने के लिए ये जाते पाल जैसे ही कनौज को जीतते गुर्जर प्रतिहार आते और उन पालों को हराते और कनौज पर नियंत्रण करते। जैसे राष्ट्रकूटों को सूचना मिलती और वो जाते गुर्जर प्रतिहारों को हराते, कनौज पर नियंत्रण करते, 1-2 साल रहते और वापस आ जाते। फिर खाली, फिर मौका देख करके पाल फिर जाते। पाल जैसे ही आते गुर्जर प्रतिहार राजस्थान से फिर जाते भीनमाल से। भीनमाल बोले तो जालोर, आजकल भी जालोर में है, राज्य अलग बन गया भीनमाल पक्का, ओके। तो जालोर के भीनमाल के ये फिर जाते और जैसे ही कनौज पर कब्जा करते, पाल हार करके बंगाल आ जाते। तब इनको सूचना मिलती, बोले गुजर गए, बोले हो तो चलो। इसको 3 पक्ष, एक पक्ष पालों का, एक पक्ष गुर्जर प्रतिहार, एक पक्ष राष्ट्र, इसलिए इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ऐसा 1 बार नहीं 6 बार हुआ, लेकिन अंततः कनौज के सबसे करीब गुर्जर प्रतिहारी थे, भीनमाल ही सबसे करीब था कनौज के, इसलिए आखिरी जीत किसको मिली? गुर्जर प्रतिहारों को। मिहिर भोज था, जो आपके RS में प्रश्न भी आया था, भोज प्रथम का, मिहिर भोज भी कहते हैं जिसको, भोज प्रथम। तो उसने स्थायी नियंत्रण कर लिया कनौज पर। तो ये बड़े शक्तिशाली थे राष्ट्रकूट। जब राष्ट्रकूट यहां बगल में आ गए तो अगल वाले वातापी के चालुक्यों को दिक्कत हो गई। बोले ये तो हिमालय तक मार रहे हैं, हम तो इनके बगल में बैठे हैं। तो चालोर है, और यहां का राजा था वातापी का राजा तैलब सेकंड। उसने कहा कि चलो, और ये आगे आकर के इन्होंने कल्याणी को अपना केंद्र बना लिया। तो इस प्रकार से कल्याणी के चालुक्य वास्तव में कहां से आए थे? वातापी से। कौन लेकर के आया था? इसलिए कल्याणी के चालुक्य की स्थापना करने वाला कौन? तैलब सेकंड। मैंने अभी बताया भी था शायद आपको, ये देखिएगा। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक कौन है? क्योंकि क्यों आया ये? राष्ट्रकूटों के भय से, राष्ट्रकूट हो गए ना, उदित हो गए, तो राष्ट्रकूटों के भय से ये डरते हुए अपने राजधानी दूर ले गया। और किसको राजधानी बनाया? कल्याणी को। ठीक है, तो लास्ट लाइन एक यहीं पर लिख करके खत्म करेंगे अपन। इसी में लिखें, मान्यखेत। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी? मान्यखेत। मान्यखेत में राष्ट्रकूट, हाँ इसी में बेटा, किसमें? विक्रमादित्य के नीचे लिख देना। मान्यखेत में राष्ट्रकूटों के उदय के कारण चालुक्यों ने कल्याणी को राजधानी बनाया। मान्यखेत में राष्ट्रकूटों के उदय के कारण
चालुक्यों ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। ओके, लेकिन यहां पे एक पेज फंस गया। तैलब सेकंड तो चला गया, लेकिन पीछे से तैलब सेकंड का चाचा का बेटा का फूफा का पोता का कोई वंशज, मतलब रिश्ते निकालना मत। मैंने एक उदाहरण दिया है कि कोई दूर दूर का वंशज था, उसका नाम था सोमेश्वर। वो बाद के समय में वातापी में भी शासक बना रहा। तो एक नोट डाल देंगे आप, लास्ट नोट डालेंगे। वातापी में चालुक्यों की एक शाखा कल्याणी की अधीनता में शासन करती रही। इनमें सोमेश्वर शक्तिशाली राजा बना। ओके, तो सोमेश्वर शक्तिशाली राजा बना और उसने किस पर अधिकार कर लिया था? कल्याणी पर अधिकार कर लिया था। कल्याणी पर अधिकार कर लिया था। ये भी लिखाऊं क्या? लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल तुम चोलों में सोमेश्वर को देख लो, ढूंढ लो, निकालो तुम्हारे चोल कहां है। रह बावली, चोल नहीं मिले। राजेंद्र सेकंड राज अधिराज, राजेंद्र सेकंड राज अधिराज, राज अधिराज में पढ़ लो बोले। इसने कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को हराया। राज अधिराज में देख लो, फिर राजेंद्र सेकंड में देख लो, दोनों में ये सोमेश्वर मिलेगा। तो सोमेश्वर सेकंड जो कहां रहा बेटा? वातापे में। और उसने कहां पर अधिकार कर लिया? कल्याणी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। हालांकि लास्ट में हालात ये हो गए थे कि सोमेश्वर को नदी में डूब कर तुंगभद्रा में आत्महत्या करनी पड़ी। चोलों के खिलाफ जंग लड़ने वाला सोमेश्वर। ठीक है, तो ये खत्म हो गए हैं। कल्याणी में तो कुछ दम है ही नहीं। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? कल्याणी में कल्याण ही कल्याण है। तो कल्याणी के चालू के दो ही राजा हैं। कल्याणी के चालू के दो ही राजा बताऊंगा। उनके पास भी दो दो लाइन ही है। मैं ज्यादा कहां से लाऊं? वेंगी में खत्म, चालुक्यों का खेल खत्म। तो कल्याणी के चालू की शासन की संस्थापक कौन था बताओ? तेलप। तो एक मैं यहां ले लूं तेलप को, आ जा भाई तेलप। और तेलप भी सेकंड था। तो पहला शासक कौन है? तेलप सेकंड। 973 से लेकर के 997 तक, अच्छा 20-25 साल राज कर लिया। 973 से लेकर 997 तक। खास बात क्या? कल्याणी चालुक्य वंश का संस्थापक। कल्याणी बसाया
तो कल्याणी को राजधानी बना रहा है, तो कल्याणी बसाने का काम भी यही करेगा। अब इनमें एक राजा है लास्ट, विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य छठा, इसने त्रिभुवन मल की उपाधि ली। त्रिभुवन मल की उपाधि ली और इसके दरबार में दो विद्वान थे दोस्तों, दो विद्वान। एक का नाम विज्ञानेश्वर, ये परीक्षा में आएगा। आप में विज्ञान पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो विज्ञान का ईश्वर है विज्ञानेश्वर। इसकी रचना कोई बता सकता है? बताओ। मीत अक्षरा, मिताक्षरा। और दूसरा विद्वान था विल्हण। विल्हण, रचना का नाम विक्रमांक देव चरित्र। ये लो साहब, सारे चालुक्य खत्म। तो ये त्रिभुवनमल की क्या है दोस्तों? उपाधि। कहीं आप त्रिभुवनमल इसका बेटा बता दें। लिख दिया? ओके। तो मैं चाहता हूं कि जो लगभग घंटे भर में अपने चालुक्य खत्म हो गए, उनको 5 मिनट और देते हैं, एक रिवीजन करते हैं। क्योंकि ये 3 शाखाओं में बटे हुए हैं, बाकी भले 3 हो, दम नहीं है। इनसे भारी तो चोल थे, जो कल तुम्हें नानी का युद्ध, वो दूध याद दिला दिया। कौन सा, छठी का बोलते हैं कि 8वीं का? हाँ, छठी का याद दिला। कल चोलू में, चोल है यार, शक्तिशाली है। चोलों ने भारत के सबसे बड़े मंदिर बनाए हैं। चोलों ने भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रसार किया। आज तुम इंडोनेशिया जाओ, आज तुम जावा में जाओ, जावा, वहां 70% हिंदू है। वहां नाम रखे जाते हैं महेंद्र, वहां नाम रखे जाते हैं राजेंद्र, वहां इंद्र लगाकर नाम लिखे जाते हैं, विजेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र नाम है। मंदिर भारी संख्या में आज इंडोनेशिया में मंदिर बने हुए हैं। वहां रामायण भारत से ज्यादा पढ़ी जाती है। भगवत गीता आदर्श पुस्तक है। जावा के कोर्ट में कुरान नहीं, गीता की कसम खिलाई जाती है। वहां हिंदू कानून प्रचलित है। तो जो इंडोनेशिया में जो भारतीय संस्कृति प्रचलित है, उसका श्रेय चोलों को है। तो चोलों ने भारत में नहीं,
भारत के बाहर भी जीत हासिल की, तो चोल इनमें सबसे शक्तिशाली है। चालू के तो नमूने हैं, और चालू की किस्मत खराब, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शाखाएं, लेकिन कभी पल्लवों से लड़ते रहे, कभी चोलों से लड़ते रहे, उठ नहीं पाए। ये चालुक्य कभी नहीं उठ पाए, ये बस लड़ते रहे। क्योंकि ये चालुक्य कहां थे दोस्तों, इनको भौगोलिक क्षेत्र में देखोगे तो ये चालुक्य ना तो ऊपर थे ना नीचे थे, बस ये बीच में फंसे थे, अर्थात ये इस केंद्र में फंसे थे। इसलिए इन चालुक्यों को ऊपर वालों ने भी मारा, नीचे वालों ने भी मारा। पहले पल्लवों ने, फिर पल्लव खत्म तो चोलों ने इनको तो मारा, और ऊपर से कभी हर्ष ने तो कभी राष्ट्रकूटों ने ठोका। इसलिए ये लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते लड़ते खत्म हो गए। लंबा टाइम रहा इनका, इतना लंबा, कितना लंबा कि पल्लवों से लेकर चोलों तक 400 साल तक संघर्ष तो इन्होंने किया, बट जीत ना सके। लेकिन चोल तो अजय ही थे। इसलिए दोस्तों जो है इनका, चोलों का महत्व तो निर्विवादित रूप से है। मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपन आज क्या पढ़ रहे थे, चालुक्य वंश। चालुक्य की कितनी शाखाएं, पहले कौन सी, दूसरी, तीसरी। अभी दूसरी तो काहे की शाखा थी, बस एक शाखा के रूप में नाम लिखना था इसका। बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन है, लेकिन शक्तिशाली शासक कौन, सेकंड। ये पुलकेशिन सेकंड जो है वही अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का क्षेत्र दे देता है, और वहां पर विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। और राष्ट्रकूट शासकों के भय के कारण तैलप सेकंड ने 973 के आसपास बादामी को छोड़ दिया, नई राजधानी कौन सी बना ली, तो कल्याणी के चालुक्य शाखा का संस्थापक कौन, ओके। फिर अपनी बात की बादामी के चालुक्यों की, तो संस्थापक बात होगी कौन है, अश्वमेघ यज्ञ कर लिया। क्योंकि क्या जीता इसने, क्योंकि वातापी है ही कहां पर, कर्नाटक में। अश्वमेघ यज्ञ कर लिया, वाजपेयी यज्ञ कर लिया। बीच में एक शासक आया कीर्तिवर्मन, जिसने बादामी का विकास कर लिया, शहर का विकास। लेकिन असली शासक था कौन, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो था दोस्तों, इसने चारों तरफ से जीत हासिल की थी। जैसे मैंने बताया था आपको कि उत्तर भारत में हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को नर्मदा और ताप्ती के मध्य युद्ध में हराया। इस बात की जानकारी दी किसने, जैन रवि कीर्ति ने। कौन सा लेख लिखा, ये एहोल, जिसको क्या कहते हैं, मंदिरों का नगर कहते हैं, जिसमें जैन रवि कीर्ति ने कर्नाटक स्थित एहोल में अपना अभिलेख लिखवाया। भारत के प्रसिद्ध अभिलेखों में से 5 में से एक है ये। जैसे जूनागढ़ का अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, उसी तरह से एहोल अभिलेख। इस अभिलेख में जैन रवि कीर्ति ने अपनी तुलना खुद से की है। वो कहता है कि मैं कालिदास और भारवी के बराबर विद्वान हूं संस्कृत का। तो कालिदास का अभिलेखीय साक्ष्य इसी में मिलता है। इसी में मिलता है कि वो आया था उत्तरापथ का स्वामी, उत्तरी भारत का सम्राट हर्ष आया था, और उसे मेरे मालिक ने ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में हराया था। हार करके वो लौट गया था, फिर कभी भी उसने दक्षिण की तरफ घूम करके नहीं देखा। ये बात सही भी है। हालांकि हर्षवर्धन का लेख का जीवनीकार, हर्षवर्धन के ऊपर जो हर्ष चरित्र लिखता है बाणभट्ट, वो भी युद्ध का उल्लेख तो करता है, बट वो हार का उल्लेख नहीं करता। वो कहता है कि पुलकेशिन सेकंड के साथ युद्ध हुआ था और भारी संख्या में हाथी लेकर के हर्ष उत्तरी भारत आया था। अब उसने ये नहीं बताया कि हुआ क्या। इसका मतलब उसको अपने स्वामी की हार दिखानी नहीं थी। तो ये बात यहीं से पता लगती है कि हर्ष हार गया था। इसके बाद मैंने बताया कि ये जो पुलकेशिन सेकंड था, कांचीपुरम पर आक्रमण कर बैठा, महेंद्र वर्मन को पराजित कर गया, और इन पल्लवों से उत्तरी पल्लव राज्य छीन लिया और अपने भाई किसको दे दिया, विष्णुवर्धन ने यहां किसको राजधानी बनाया, वेंगी को राजधानी बनाया।
अजंता की एक गुफा में एक चित्र में पुलकेशिन सेकंड फारस के शाह के राजदूत का स्वागत करते हुए चित्रित किया गया है। लेकिन अंतिम समय बड़ा खराब रहा पुलकेशिन सेकंड का, क्योंकि महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को 3 बार पराजित किया और वातापी-कोण की उपाधि ली। अब तो आप लोगों को रट गया होगा, रट गया। वातापी-कोण 3 बार, पीठ पर विजय निशान, रट गया। खैर, इसके बाद में दोस्तों जो शासक बना वो शासक कौन सा था, ये देखिएगा। ये शासक कौन सा है? विजयादित्य। विजयादित्य की कुछ खास बात नहीं है। समय 696 से 733 तक, कुछ खास नहीं, बस उपाधि ग्रहण की। कौन सी उपाधि ली? समस्त भुवनाश्रय की। और कर्नाटक में एक शहर है पडडक्कल, बहुत सुंदर शहर है, वहां के मंदिरों का निर्माण इसने कराया। ये मंदिर बहुत खास है, अभी मैं मंदिर ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो पडडक्कल के मंदिरों का निर्माण इसने कराया। इसके बाद में शासक कौन बना? विक्रमादित्य सेकंड, 734-745 तक। पल्लवों को इसने पराजित किया, मैंने आपको बताया था, परमेश्वर वर्मन से लेकर के। लेकिन इसी समय माने खेत में राष्ट्रकूट का उदय हो गया। ये राष्ट्रकूट तो बड़े खतरनाक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में 6 बार गुजर प्रतिहारों को हराते हैं। तो इसलिए चालुक्यों ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी? कल्याणी। तो ये कल्याणी के चालुक्य आ गए। कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किसने की? टाइम क्या था उसका? 973 से 997, बहुत बाद का समय। तो संस्थापक है और इसने क्या बसा दिया? कल्याणी आएगा तो बसाना तो पड़ेगा भाई, रट्टे मारने की जरूरत कहां है। महत्वपूर्ण शासक कल्याणी में कौन? विक्रमादित्य शख्स। 6 वाला कौन सी उपाधि लेता है? 3 लोकों का विजेता, त्रिभुवन। त्रिभुवन वो आकाश लोक, धरती लोक और पाताल लोक, तीनों जीत लिए थे इसने। जबकि उपाधियां हैं बहुत बड़ी, कुछ भी नहीं किया था इसने। दरबार में इसके 2 विद्वान रहते थे, एक कौन कौन सा? और विज्ञानेश्वर की रचना कौन सी? और विलन का। ये विक्रमांक देव चरित्र में इसी विक्रमादित्य की गाथा लिखी है इसने। विक्रमांक देव कि विक्रमादित्य देव था। विक्रमांक देव का चरित्र क्या सुंदर चरित्र था। तो विल्हण ने ये विक्रमांक देव चरित्र में किसका उल्लेख किया? अपने मालिक का। वो जमाना था जब मालिक की जो ज्यादा प्रशंसा करता था उसे उतना ही ज्यादा धन मिलता था। इसलिए उस जमाने के लोग पैसे कमाने के लिए आरएस की तैयारी नहीं करते थे ना, लिखा करते थे कि वो तीनों लोगों का विजेता है। उसने 6 बार इंद्र को हरा दिया। विष्णु तो उसके सामने खड़ा खड़ा माफी मांग रहा था। तो मतलब बहुत प्रशंसा की है कि देवताओं की तरह उसे साबित किया विक्रमांक देव। जबकि उपलब्धि कुछ कछु ना है, कुछ भी नहीं, खत्म हो गए। तो अब अपन क्या करें? अब अपन चालुक्यकालीन संस्कृति बड़ी मुश्किल से खींच खांच करके 10 मिनट लगेंगे बस। चालुक्यकालीन संस्कृति। चालुक्य की संस्कृति मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो इस संस्कृति की 3 केंद्र हैं। तीन केंद्र हैं दोस्तों। एक एहोल। एहोल नाम बताया था मैंने। एहोल, एहोल अभिलेख अभी बताया तो था। और एक 2 राजधानी और ले लो। कौन कौन सी बताइए मैडम? कल्याणी और वातापी। वातापी को दोस्तों बादामी भी कहते हैं क्या?
चाहे तुम वातापी को चाहे तुम बादामी को, कहने से कुछ नहीं होता, यहां पर कछु ना मिला है। बनाए बहुत थे मंदिर, लेकिन बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, इसको जला के खाक कर दिया था। बहमनी साम्राज्य के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने, और हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने कई बार इसको लूटा, मंदिरों को तुड़वाया, मस्जिदें बनवा दी, लूट लिया, आग लगा दी। तो ये यहां बस इतना ही लिखना है कि बहुत कुछ था, अब कुछ ना है। बहुत कुछ था, मुस्लिम आक्रमण में नष्ट। तो आपके 3 पंगे थे, एक तो सुलझ गया, 2 बचे। कौन कौन से? एहोल और कल्याणी। वास्तव में देखा जाए तो कल्याणी के शासकों ने कल्याणी में भी इतना नहीं बनवाया जितना उन्होंने कल्याणी के पास का एक शहर है पट्ट, पट्ट याद आया, डक्कल। तो कल्याणी के पास का एक शहर जहां पर भारी संख्या मंदिर मिलते हैं, पट्टडक्कल, तो यहां मंदिर मिलेंगे, यहां मंदिर मिलेंगे। तो मैं एहोल के आगे लिख रहा हूं, इसे क्या कहते हैं? मंदिरों का नगर, मंदिरों का शहर। यहां चालुक्य कालीन 10 मंदिर है। दस मंदिर प्राप्त। दस मंदिर, जिनमें मेगुती मंदिर जो है वो सबसे खास है। सूर्य मंदिर, गुफा मंदिर, एक एक करके बात करेंगे। लाडखा मंदिर, लेकिन चूंकि अपन यहां पूरा कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए अलग हेडिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो तुम दोस्तों अलग हेडिंग डाल दो, किसकी? एहोल के। एहोल मंदिरों का नगर। अब मैं मंदिर दिखाने जा रहा हूं, इससे पहले ध्यान से सुन ले। यहां 2 तरह के मंदिर हैं, एक जिन पर शिखर नहीं है, गुफा मंदिर। गुफा मंदिर, गुफा मंदिरों में खास मंदिर है, एक लाड का मंदिर, लाड, लाड खां मंदिर। इसे लाड का मंदिर इसलिए कहते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ एक विद्रोही था लाड खां, जिसने यहां इन मंदिरों में शरण ले ली थी। तो जिस मंदिर में रहा था औरंगजेब ने उसका नाम निकाल दिया, अरे वो लाड खां वाला मंदिर, अच्छा वो ओके। तो इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया? लाड खां मंदिर। ये वास्तव में सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर है। इस मंदिर में शिखर नहीं है, शिखर नहीं है। आप लोग एक बार गौर फरमावे, एक बार गौर फरमावे और थोड़ा सा देखें, इन मंदिरों में कछु खास है। ये मंदिर है और इसमें खास क्या है? कुछ भी तो नहीं है, शिखर नहीं है दोस्तों, ना चुनाई है, पत्थरों को रख करके बनाया गया है।
शिखर है क्या? मूर्तिकला के बेजोड़ नमूने, यहां तक कि पत्थरों पर चुनाई मूर्तिकला के रूप में की गई है। मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ की मूर्तिकला जो है नर नारी के प्रेम पर आधारित है। पहले भी बताया था कि ऐसा जहां पर नर नारी का प्रेम दिखाया जाता है वो मांगलिक चिन्ह होता है। तो लाड का मंदिर, ठीक है, आपने देखा। अब आप लोग इसको लिख भी दें। ए होल में सबसे पहले हेडिंग डालो गुफा मंदिर। ए होल में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गुफा मंदिर। गुफा मंदिर, और उसमें लिखेंगे लाडखा मंदिर। लाडखा मंदिर, लाडखा मंदिर लिखेंगे। यह सूर्य मंदिर है। यह सूर्य मंदिर है जिसमें शिखर नहीं है। जिसमें शिखर नहीं है। शिखर नहीं है। लाल बलुआ पत्थर की, इसी में लिख दो लाल बलुआ पत्थर की। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। से निर्मित है। दीवारों पर उत्कृष्ट मूर्तिकला है। दीवारों पर उत्कृष्ट मूर्तिकला है। मूर्तिकला है, लिख दिया। यह बेसर शैली का मंदिर है। बेसर शैली, जी बेसर, बेसर शैली का मंदिर है। बेसर शैली का मंदिर है। बच्चे, आप लोग बच्चे लोग भूल गए, मैंने मंदिरों की 3 शैलियां आपको बताई थी। उत्तरी भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, और बीच के भाग में बेसर शैली बताया था मैंने आपको। तो यहां अपनी बात हुई थी कि ये जो क्षेत्र है यहां द्रविड़ शैली है, और यहां तक नागर शैली है, और ये बीच में कौन सी शैली है? बेसर शैली। तो द्रविड़ शैली में मैंने आपको बताए थे पल्लवों ने जितने भी मंदिर बनवाए वो किस शैली के, और चोलों के मंदिर भी किस शैली के। चोलों में तो द्रविड़ शैली अपने शिखर पर पहुंची, जबकि पल्लव काल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ था, बताया था। द्रविड़ शैली का सबसे विकसित चरमोत्कर्ष कौन सा मंदिर? राज राजेश्वर मंदिर। कल ही तो बताया था मैंने, राज राजेश्वर मंदिर में कल ही तो मैंने लिखाया था द्रविड़ शैली का चरम उत्कर्ष है। तो ये मंदिर, और ये नागर शैली के हैं, और बीच में कौन सी शैली है? तो ये बेसर शैली कौन सी जगह मिलती है? कर्नाटक। तो ये बेसर शैली के मंदिर है। तो जब बेसर शैली का मंदिर पूछा जाएगा तो आप लोग कौन सा मंदिर बताओगे? लाडखां। कहां पर है? एहोल, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग इतना छोटा सा एक बना लो यार, मतलब समझने में बड़ी सहूलियत रहेगी इन चीजों से। आज तो आप लोगों को याद है, लेकिन 5 दिन बाद में तुम्हें गड़बड़ हो जाएगी कि बेसर बिना सिर का कहां गया।
लिख दिया। ओके, अब दोस्तों दूसरा जो मंदिर है बेसर शैली का, वो जो मंदिर है दूसरा, वो है दुर्गा मंदिर। जी, दुर्गा मंदिर कहां का है ये भी? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एहोल। ये पहले बौद्ध मठ था। बौद्ध मठ को मंदिर के रूप में रूपांतरित किया गया। बस ये भी हो गया। तीसरा मंदिर है मेगुती मंदिर। मेगुती मंदिर, ये मेगुती मंदिर खास है क्योंकि एक तो ये जैन मंदिर है, जैनियों का मंदिर है। दूसरी बात, ये रवि कीर्ति के द्वारा निर्मित, रवि कीर्ति ने बनवाया था। रवि कीर्ति ने इसको बनवाया। लिख दिया क्या? लिख दिया। तो प्यारे हैं बच्चों, लिख दिया क्या? तो देख लो एक आध मंदिर को। ये लो, बताओ कौन सा देखोगे? दुर्गा मंदिर? हाँ, ब्रेक मैं दे दूंगा, 2 मंदिर दिखा दूं बस। ब्रेक ही ब्रेक। दुर्गा मंदिर, अरे मंदिरों को तो देख लो। दुर्गा मंदिर कहां कहां? एहोल, यार एहोल की स्पेलिंग क्या आएगी? ये मंदिर है साहब, जिसको बाद में बनवा दिया गया। और ये क्या चल गया? पहले दुर्गा मंदिर यूं था, इसको कल्पनाओं के द्वारा कंप्यूटर से लकीर खींची गई, इसको छोड़ दो आप कि ये इस प्रकार का रहा होगा, लेकिन आज की हालत ये है कि ये ऐसा है। तो जैसा है वैसा ही देखो आप। तो ये मंदिर ऐसा है। तो प्यारे दोस्तों,
ये मंदिर है दुर्गा मंदिर। इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया। तो ध्यान रखेंगे। वाह, नवरात्रों में दुर्गा के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। तो दुर्गा मंदिर जो है वो स्तंभों पे बना हुआ है, ठीक है। एक और देख लो, वो है मेगुती मंदिर। मेगुती मंदिर, मेगुती मंदिर कहां पर है ये? एहोल। ये लो साहब, मेगुती जैन मंदिर ये रहा। इन मंदिरों में आपने एक बात देखी क्या? शिखर नहीं है, शिखर नहीं है, इसलिए ये मंदिर की शैली के हैं बेसर। यानी कि बेसर शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना सिर वाले, बिना शिखर वाले, बेसर, बेसिर, बेसर शैली के मंदिर, ठीक है। ओके, अब दोस्तों एहोल तो अपना कंप्लीट हो गया। आपको तो पट्टडकल भी 5 मिनट में सल्टा करके बाद में नया टॉपिक शुरू करूं भाई? 5 मिनट में पट्टडकल के मुझे 4 मंदिर बताने हैं, और इसके बाद ब्रेक लें, और इसके बाद अपन आधुनिक भारत को शुरू करें। तो मजा तभी है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये एहोल हो गया। अब क्या पढ़ना है? तो पट्टडकल के डालो रेडिंग। क्या पढ़ना है? पट्टडकल। लिखेंगे यहां भी वही 10 मंदिर, यहां से भी चालुक्य कालीन 10 मंदिर प्राप्त होते हैं। चालुक्य कालीन 10 मंदिर प्राप्त होते हैं। अब ये जो 10 मंदिर प्राप्त होते हैं ना दोस्तों, इनमें से 4 मंदिर ये नागर शैली के हैं। नागर शैली के। और 6 मंदिर ये द्रविड़ शैली के। द्रविड़ शैली के। तो इन मंदिरों की सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, इनमें क्या है ये कोई महत्व नहीं है इसका। नंबर 1 पापनाथ का मंदिर। पापनाथ का मंदिर ये यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भले ही नाम पाप है, लेकिन पाप होता नहीं है आ जाने से। पाप जितने भी आपने पाप किए हैं वो हट जाते हैं। हाँ ये। दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी और विश्वनाथ मंदिर। तीसरा जम्बू, जम्बू लिंगकर मंदिर। जम्बू लिंगकर मंदिर, यहां भी बड़ा शिवलिंग है, इसलिए इसे जम्बू लिंगकर मंदिर कहते हैं। और लास्ट का सिद्धेश्वर मंदिर। तो ये 4 मंदिर जो है, सिद्धेश्वर मंदिर, छह मंदिर जो हैं ये द्रविड़ शैली के, जिनमें से सबसे खास है विरूपाक्ष मंदिर।
ये सबसे सुंदर मंदिर है जिस पर पल्लव कला का प्रभाव है। पल्लवों ने जो द्रविड़ शैली का विकास किया, किसने किया था? पल्लवों ने। तो उनका प्रभाव है। संगमेश्वर और मल्लिकार्जुन मंदिर, ये दोनों भी मंदिर मैं तुम्हें दिखा देता हूं। संगमेश्वर और मल्लिकार्जुन मंदिर, तो जो 6 द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनमें से 3 खास है, 6 में से 3 ही खास। तो इसी के साथ अपना पल्लव काल समाप्त होता है। एक बार देख लीजिएगा 1-2 मंदिर को। इनमें ये 2 मंदिर मैं आपको दिखा दूं। एक तो विरूपाक्ष मंदिर सुंदर है, आपको मंदिर देखने से याद आ जाएगा। पहले उतार लो, उतार लो। बड़ी बात ये नहीं कि ब्रेक लेना जल्दी है, बड़ी बात यह है कि आज जो पढ़ा वो समझ में आना जरूरी है। अच्छा, फिर मैं ये सोच रहा हूं कि प्राचीन भारत की समाप्ति से पहले 10-15 मिनट में मैं हर्षवर्धन के बारे में भी 2-4 महत्वपूर्ण तथ्य लिखा दूं। सिलेबस में नहीं है लेकिन 10 मिनट में 5-7 नोट डाल दें, क्योंकि अंतिम सम्राट प्राचीन भारत का हर्ष को कहा जाता है। इसका दरबारी और खुद हर्ष ने भी 3 रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन सी? एक कादम्बरी लिखी है क्या? नहीं, कादम्बरी बाणभट्ट की है, हर्षचरित्र बाणभट्ट की है। तो फिर हर्ष ने क्या लिखा? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये 3 रचनाएं तो ये आ सकती हैं और ज्यादा नहीं। तो मैं सोच रहा हूं कि अपने प्राचीन भारत को कोई खास खास तथ्य लेकर के ही समाप्त करें तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी आपकी इच्छा, जैसा कहोगे। तो आज अपने प्राचीन भारत को तो समाप्त कर ही देंगे और आधुनिक भारत में मैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जो मुगल हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से सम्राट कब कब आए उनके नाम लिखवा दूंगा। और इसके बाद में जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला राज्य की स्थापना कब की गई। हालांकि ये कंपनी आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सिलेबस 1750 से शुरू होता है, 18वीं शताब्दी के मध्य शब्द लिखा हुआ है। तो 1750 से पहले की घटनाएं अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन प्लासी बक्सर से स्टार्ट हो जाएगा मामला। तो प्लासी और बक्सर मैं बंगाल में आपको आज करा दूंगा। फिर हम कर्नाटक में जो है हैदर अली, टीपू सुल्तान और मराठों के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 4-5 दिन में 1857 की क्रांति पर आ जाएं, 4-5 दिन में आराम से। लेकिन क्योंकि मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चंस अक्सर आते ही आते हैं, इसलिए वहां बिल्कुल धैर्य भी रखना और पढ़ते भी रहना, तो मजा भी आएगा। जब आपने प्राचीन भारत में इतना मजा ले लिया, जब साउथ दक्षिण भारत के इतिहास को आप लोगों ने समझ लिया, जो कि आज भी हिस्ट्री ऑप्शनल के विद्यार्थी एमए किए हुए वो भी दक्षिण भारत में इन
चोल चालू के पलवों में जाते उड़ जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल धैर्य के साथ में इन्हें न सिर्फ समझा बल्कि याद करने की भी कोशिश की। तो मैं इस मामले में आप लोगों की दाद देना चाहता हूं कि क्लास तो बहुत प्यारी है, बच्चे बहुत सिंसियर हैं। ये मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा, सच बात बता रहा हूं। मैंने सोचा था कि यार ये साउथ कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन मैंने बड़े प्यार से साउथ पढ़ा दिया। हालांकि ये अलग बात है कि साउथ पढ़ाते समय तुम्हें 2-3 दिन हो गए, मैं देख रहा हूं कि मुरझाए मुरझाए से लग रहा हो, लेकिन साउथ साउथ ही है। फिर भी कर लिया आपने। फिर भी आपको साफ पता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने ली। आपको साफ पता है कि सप्त पेगोड़ा किसने बनाया। आपको साफ पता है कि वरदेश्वर का मंदिर किसने बनाया। तो ये इतनी लेवल की चीजें पूछी जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब एक विक्रमादित्य नाम का राजा था चालुक्यों में। विक्रमादित्य सेकंड नाम था उसका। रानियां थी 2। बड़ी रानी का नाम था, अरे मैं सिर्फ विरूपाक्ष मंदिर दिखा रहा हूं तुम्हें, ब्रेक्स में मजा नहीं आएगा। मजा आएगा इस मंदिर को देखो। विरूपाक्ष मंदिर पड डकल। तो ये मंदिर जो है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर में साफ कौन सा है? ये विरूपाक्ष, विरूपाक्ष टेम्पल पडडक्कल। तो ये मंदिर है। अब यहां खास बात क्या है कि यहां नागर और यहां द्रविड़ दोनों की कला साथ मिलती है। पडडक्कल की खास बात यह है, यहां उत्तर भारत और यहां दक्षिण भारत है, इतना पास पास। तो पडडक्कल के जो विरूपाक्ष मंदिर है, ये सभी मंदिरों में सुंदर है। खास बात ये कि यहां आपको वही मानव प्रेम की मूर्तियां दीवारों पर नजर आएंगी। ओके दोस्तों, चलिए तो अब लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।